दोस्तों, एक बिहार प्रदेश का लड़का अपना रोजी रोटी कमाने के लिए वो मुंबई शहर चला जाता है। मुंबई शहर जाने के बाद वो तमाम बड़े बड़े लोगों का दरवाजा खटखटाता है। इसी वक्त उस लड़के के ऊपर एक महिला का नजर पड़ता है। उस महिला का उम्र लगभग 35 साल होता है। वो महिला उस लड़के को अपने पास बुलाती है और उस लड़के से कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। फिर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। फिर महिला बोलती है कि ऐसा कौन सा काम कुछ भी कर सकते हो। लड़का बोलता है मैं कुछ भी काम कर लूँगा। इसके बाद उस लड़के को वो ऊपर से नीचे तक निहारती है। फिर वो महिला उस लड़के को अपने पास काम करने के लिए रख लेती है। लेकिन वो लड़का जिस तरह का सोच करके गया था उस लड़के को उसी तरह का काम मिल जाता है। लेकिन इसी बीच उस महिला का एक दिन भयंकर रूप उस लड़के के सामने आता है, जिसके बारे में वो लड़का कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार और रोमांटिक कहानी है। तो आइए पूरा जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले से। दरभंगा जिले का रहने वाला एक लड़का जो कि अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ रहता है। वो लड़का जो होता है अपने भाई बहनों में से सबसे बड़ा होता है। उसका नाम साहिल होता है। चूंकि परिवार बहुत गरीब होता है इसलिए समय के अनुसार उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है। इसलिए वो लड़का जो है 10वीं क्लास तक पढ़ाई करके वो पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके वो मुंबई जुहू में आ जाता है काम करने के लिए। अब उस लड़के के दोस्त जो होते हैं वो कोई सेटरिंग का काम करता है, कोई पेंट पॉलिश का काम करता है। लेकिन उस लड़के को वो काम पसंद नहीं आता है क्योंकि वो उस तरह का काम किया ही नहीं था कभी। इसके बाद वो लड़का जो होता है वो बीमार पड़ जाता है। फिर उस लड़के के जो दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि शायद तुम्हें मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ। लेकिन वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा तो घर की स्थिति वैसे ही खराब है, मैं क्या करूंगा जा करके। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलता है और खुद इधर उधर वो अपने लिए काम ढूंढने लगता है। लेकिन वो जब मुंबई के बड़े बड़े बंगले देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि यार इन घरों में तो भी काम करने वाले लोग होंगे। इसलिए वो ये सोच करके बड़े बड़े बंगलों का जो है दरवाजा खटखटाने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ पर काम मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोगों का दरवाजा खुलता तो ऐसे अनजान लोगों को कौन काम देता है, उसको लोग उल्टा सीधा कर करके भगा देते थे। इसी तरह से उसको 4-5 दिन हो जाता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला था। एक दिन वो एक बंगले का दरवाजा खटखटा रहा था, तभी उस घर की जो मालकिन होती है वो पीछे से उसको देख लेती है और उस महिला का नाम कल्पना होता है। उसकी उम्र 35 साल होती है। वो वहां पर अपने कार से आ जाती है और उस लड़के को अपने घर का दरवाजा पीटते हुए देख लेती है और फिर वो महिला अपने कार का हॉर्न मारती है। इसे देख करके उस लड़के का सीटी पीटी गोल हो जाता है और फिर वो लड़का वहां से खसक लेता है। फिर कल्पना जो होती है उस लड़के को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि क्यों दरवाजा पीट रहे थे हमारा, तुम चोर हो क्या। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, हम कोई चोर नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम इसलिए दरवाजा पीट रहे थे कि कोई अंदर से बाहर आए और उससे हम अपने लिए काम मांग सके। फिर कल्पना कहती है कि उस घर में कोई नहीं रहता है, वो मेरा घर है, बताओ तुम क्या काम कर सकते हो। फिर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ भी कोई भी काम कर सकता हूँ। फिर जो मैडम जो होती हैं वो उस लड़के को ऊपर से नीचे तक निहारने लगती हैं। हट्टा कट्टा लड़का होता है साहिल, उसका उम्र 20 साल होता है। फिर कल्पना कहती है साहिल से कि क्या तुम पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकते हो। फिर साहिल कहता है कि नहीं मैडम, मैं पैसे के लिए किसी का खून नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैडम कहती हैं कि यदि किसी का खून करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन साहिल कहता है कि मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूँगा, आपको कुछ अच्छा काम देना है तो बताइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ।
फिर वो लड़का साहिल जो होता है कल्पना की इस तरह से बातों से वो डर जाता है। फिर वो वहां से जाने लगता है। फिर कल्पना जो होती है उस लड़के साहिल को अपने पास बुलाती हैं। वो कहती हैं कि दरअसल हम तुम्हारा ऐसे ही परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम बदमाश लड़कों में से तो नहीं हो। फिर कल्पना कहती है कि हम तुम्हें अपने पास काम करने के लिए रख लेंगे, क्या तुम हमारे पास रहोगे। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल रहूंगा, क्या काम है। फिर कल्पना कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही घरेलू काम है जिसे तुम आसानी से कर लोगे और सैलरी तुमको जितना चाहिए उतना हम देंगे। कल्पना कहती है कि मेरे साथ ही रहना होगा और मेरे घर का ही काम करना है। फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपके घर का काम कर लूंगा। और लड़का कहता है कि आज से मैं नहीं करूंगा, आज जा रहा हूँ, कल से आकर के आपके घर का काम करूंगा। फिर लड़का इतना बात कह करके वहां से चला जाता है और फिर अपने दोस्तों से जा करके कहता है कि भाई मुझे काम मिल गया है, मैं अपना कपड़ा लत्ता लेकर के जा रहा हूँ, वहीं पर रह करके करूंगा। फिर उसका जो भी कपड़ा वगैरह था उसको वो बैग में पैक करता है और फिर वो अगले दिन कल्पना के घर आ जाता है। जब साहिल कल्पना के घर आता है तो कल्पना घर में अकेली ही रहती है। क्योंकि कल्पना का बहुत बड़ा घर था तो सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ था। फिर वो आते ही अपने काम में लग जाता है और सारा दिन तक काम करता है, सारे चीजों को ठीक ठाक करता है। घर में बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और उन सारे सामानों को वो ठीक करता है। और कल्पना जो होती है वो तरह तरह की बातें उस लड़के को समझाती हैं और उसको अपने घर का काम भी सिखाती हैं। फिर जब इधर शाम होता है तो कल्पना मैडम जो होती हैं साहिल से कहती हैं कि क्या तुम खाना बना लेते हो। तो साहिल जो होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं तो खाना नहीं बना पाता हूँ। फिर कल्पना मैडम जो होती हैं वो साहिल को कहती हैं कि कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए सिखाती हूँ। फिर कल्पना साहिल को लेकर के किचन में जाती हैं और खाना बनाने के लिए उसे सिखाती हैं और तरह तरह की बातें उसे बताती हैं कि देखो इस तरह से तुम्हें करना है। फिर साहिल जो होता है वो भी बहुत खुश होता है वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि कल्पना मैडम जो थी अकेली रहती हैं, उनका उम्र 35 साल होता है। हालांकि उम्र में बहुत अंतर होता है, लेकिन कल्पना मैडम जो थी वो फिलहाल साहिल के साथ एक दोस्त की तरह बात कर रही होती हैं, इसलिए साहिल को भी वहाँ पर काम करने में बहुत आनंद आ रहा था। फिर इधर बात करते ही करते साहिल कहता है कल्पना मैडम से कि क्या मैडम जी आप घर पर अकेले रहते हो क्या। फिर वो मैडम कहती हैं हाँ, मेरा किस्मत ही ऐसा है कि मुझे अकेला ही रहना पड़ता है, जो कोई भी आता है वो मुझे छोड़ करके चला जाता है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, एक दिन तुम भी हमारे को छोड़ करके चले जाओगे। फिर इधर साहिल जो होता है मैडम की इस तरह की बातों को सुन करके वो सोचने लगता है और मैडम कहती है कि दरअसल हमें ऐसी बीमारी है जो कि रात के समय में उभरती है, जिससे लोग परेशान होकर के हमें छोड़ करके चले जाते हैं और एक दिन तुम भी हमें छोड़ करके चले जाओगे। फिर साहिल जो होता है मैडम के इस बीमारी के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मैडम को ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे लोग परेशान होकर के मैडम को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर दोनों एक ही जगह बैठ करके खाना खाते हैं। जब दोनों खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जब सोने का समय होता है तो मैडम कहती है साहिल से कि तुम कहाँ पर सोओगे। तो साहिल जो होता है वो कहता है कि मैं मैडम कहीं पर भी सो लूंगा। फिर कल्पना मैडम कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर बगल में चारपाई लगी है, तुम यहीं पर सो जाओ। फिर साहिल कहता है कि मैडम यहाँ पर मैं कैसे सो सकता हूँ, कोई बाहर से देखेगा तो वो क्या कहेगा। फिर मैडम कहती हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, यदि तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, यदि नहीं तुम्हारी इच्छा है तो बगल वाले रूम में तुम जाकर के सो सकते हो। साहिल कहता है ठीक है। फिर वो बगल वाले कमरे में जा करके सो जाता है। लेकिन साहिल को रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक काम पा गया था, इसलिए वो बहुत खुश था। क्योंकि उसको लगता है कि बस अकेली ही तो मैडम है, बस इन्हीं का तो काम करना है। ये सोच करके उसको नींद नहीं आती है और लगभग 12 से 1 बज जाते हैं। लेकिन जब इधर 12 से 1 बज जाते हैं तो अचानक साहिल के कानों में आवाज जाता है कि मैडम की कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर इधर साहिल जो होता है मैडम के कमरे की आवाज सुन करके वो उठ करके बैठ जाता है और फिर वो मैडम के कमरे के तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन मैडम के कमरे की आवाज सुन करके उसे डर लगने लगता है, क्योंकि मैडम के कमरे के अंदर कुछ डरावनी आवाज आ रही थी जिसे साहिल पहले सुना था।
फिर इधर साहिल जो होता है वो मैडम के कमरे के दरवाजे को धक्का देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। फिर साहिल अंदर का नज़ारा देख करके वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि मैडम जो थी उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, सारे कपड़े इधर उधर बिखर गए थे और मैडम जो थी वो अपने बाल भी इधर उधर हिला रही थी। ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे मैडम के अंदर कोई डरावनी शक्ति घुस गई है। और मैडम जो थी वो चीख चिल्ला भी रही थी और अजीब अजीब तरह की अंगड़ाइयां भी ले रही थी, क्योंकि कल्पना की स्थिति ऐसी थी कि उनको इस समय जो कोई भी देखता वो डर के मारे भाग जाता। लेकिन साहिल जो होता है वो भी हिम्मत डटा करके चुपचाप खड़ा रहता है और कल्पना जो होती है वो भी साहिल को देख रही होती है, लेकिन उसको ये समझ नहीं होता है कि हमारे सामने कोई है, मैं अपना कपड़ा भी ठीक कर लूं। उनका शरीर पूरी तरह से दिख रहा होता है, लेकिन साहिल जो होता है वो डट करके वहीं पर खड़ा रहता है। फिर कल्पना जो होती है वो साहिल को देखती है तो साहिल से कहती है कि तू कौन है, तुझे मौत से डर नहीं लगता है, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर साहिल जो होता है वो भी वहाँ हिम्मत डटा करके खड़ा था और वो कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है। फिर कल्पना कहती है कि तू ठीक जगह पर आया है, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगी। फिर साहिल कहता है कि मैं भी यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। फिर वो कल्पना के पास जाता है और उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद फिर उसके बाल को पकड़ लेता है और उसे अपने काबू में कर लेता है। इधर साहिल जो होता है फिर वो कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है, जिससे कल्पना जो है कुछ देर में ठीक हो जाती है। फिर उसको होश आता है कि उसे कोई जकड़ रखा है। फिर वो जोर का झटका देती है और साहिल से छूट करके दूर चली जाती है। फिर वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है और साहिल जो होता है वो कल्पना के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। फिर साहिल कल्पना से पूछता है कि क्या हो गया था मैडम। फिर कल्पना कहती है कि पता नहीं, यही तो मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे साथ क्या होता है। इस तरह से हमारा जिंदगी जो है एकदम से नर्क हो गया है। फिर साहिल जो होता है वो कहता है कल्पना से कि मुझे पूरा पता है कि आपके साथ क्या हो जाता है और हमें पूरी जानकारी है। आपके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है, मैं आपको देख करके जान गया। फिर मैडम जो होती है वो कहती है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे जानते हो। फिर साहिल कहता है कि मैं बचपन से इन सब चीज़ों को देखते आ रहा हूँ। फिर मैडम कहती है कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारा कोई साथ नहीं दिया आज तक, हमारा पति भी हमें छोड़ करके इसी कारण से चला गया। वो हैरान और परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि किसको तुमने देखा। फिर साहिल जो होता है वो कहता है कि बिहार में हमारे पिताजी जो हैं वो एक सोखा हैं, उनके पास 10-20 लोग पर डे आते हैं, जिनको हमारे पिताजी देखते ताकते हैं और जिससे वो लोग ठीक हो जाते हैं और वो फिर अपने घर जाते हैं। इन सब चीज़ों को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। आप भी चिंता मत करिए मैडम, आप भी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद कल्पना मैडम जो होती हैं दोस्तों, वो साहिल को अपने गले से लगा लेती हैं और गले से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती हैं। वो इस वक्त साहिल से कहती हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम्हारे बातों पर कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ। फिर साहिल कहता है कि नहीं मैडम, आप 100% ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको हमारे घर बिहार चलना होगा। इसके बाद दोस्तों कल्पना मैडम जो होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे। फिर जो साहिल होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, आपको मैं इस हाल में तो अब हरगिज छोड़ करके नहीं जाऊंगा, आपको ठीक करा कर ही रहूंगा। इसके बाद कल्पना जो होती हैं वो साहिल के आंखों में देखने लगती हैं और कल्पना को विश्वास हो जाता है कि साहिल जो है वो हमें अब छोड़ करके नहीं जाएगा। फिर इधर काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। फिर कल्पना कहती हैं कि तुम अब हमारे ही कमरे में अलग से चारपाई लगी हुई है, उसी पर सो जाओ तो हमें डर भी नहीं लगेगा। फिर साहिल जो होता है वो अलग चारपाई पर सो जाता है और कल्पना मैडम जो थी वो भी वहीं पर बगल में अलग चारपाई पर सो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों साहिल जो होता है कुछ और दिनों तक कल्पना के साथ रह करके काम करता है। इसके बाद जब इधर नवरात्र का समय आता है, फिर साहिल अपने पिताजी से बात करता है और बात करने के बाद फिर कल्पना को अपने साथ लेकर के वो बिहार अपने घर आ जाता है। इसके बाद साहिल के पिताजी जो होते हैं वो कल्पना को देखते हैं, तो देखने के बाद कहते हैं कि वाकई में आपके ऊपर निगेटिव चीज़ों का साया है।
उससे बड़ी दुख कहानी जो है कल्पना की थी दोस्तों, क्योंकि कल्पना जो थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, एक ही बेटी थी। कल्पना के माता पिता के पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था, उनके पास अपार धन दौलत था। लेकिन दोस्तों इधर कल्पना जब 20-21 साल की हो जाती है तो उसके बुरी आत्माओं ने घेर लेती हैं और उसका हालत इस तरह से हो जाता है। फिर कल्पना के माता पिता जो होते हैं उसको कई जगह पर दिखाएं, लेकिन कल्पना के हालत में सुधार नहीं होता है। वो 2-3 महीने में अक्सर इस तरह से हो जाया करती थी। और दोस्तों इधर कल्पना के माता पिता के पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था, इसलिए वो अपना सारा प्रॉपर्टी जो है अपने बेटी के नाम कर देते हैं और अपने बेटी के लिए एक घर जमाई दामाद ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इधर कल्पना के माता पिता जो होते हैं अपने बेटी के लिए लड़का तो ढूंढ लेते हैं और अपनी बेटी कल्पना की शादी भी करा देते हैं, लेकिन इधर कल्पना की हालत में सुधार नहीं होता है। वो हर 15-20 दिन महीने दिन में इस तरह से हो जाती थी। इसलिए कल्पना का जो पति था वो भी कल्पना को छोड़ करके चला जाता है और अब कल्पना जो है वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अब दोस्तों इधर धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजरता है। आखिरकार समय के साथ साथ कल्पना के माता पिता जो होते हैं वो भी कल्पना को इस दुनिया में छोड़ करके चले जाते हैं। अब कल्पना जो है किसी तरह से अपना जिंदगी काट रही होती है। अब धीरे धीरे कल्पना का उम्र जो है वो भी 35 साल का हो जाता है और कल्पना के घर में जो कोई भी नौकर नौकरानी आते थे, कल्पना की जब इस तरह की हालत होती थी तो वो लोग भी कल्पना को देख करके डर के मारे कल्पना का घर छोड़ करके भाग जाते थे। लेकिन दोस्तों इधर साहिल जो था वो बचपन से इन सब चीजों को देखते आ रहा था, इसलिए वो कल्पना के इस तरह की हालत को देख करके वो समझ जाता है और जान लेता है कि आखिरकार कल्पना के साथ हो क्या रहा है और वो कैसे ठीक होगी। इसके बाद साहिल जो होता है वो कल्पना को अपने बाहों में जकड़ लेता है और उस समय कल्पना के शरीर पर उसके कपड़े एक भी नहीं रहते हैं, सारे इधर उधर रहते हैं। लेकिन उस समय साहिल को कल्पना का शरीर नहीं बल्कि कल्पना के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो दिख रही होती है। इसके बाद जब कल्पना ठीक होती है तो अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानियां साहिल को सुनाती है। फिर साहिल जो है कल्पना को लेकर के अपने गांव बिहार आता है और कल्पना साहिल के घर में लगभग 15 दिनों तक रहती है और माता रानी की कृपा से फिर कल्पना जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों इधर कल्पना जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो साहिल के पिता कल्पना से कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, अब तुम अपने घर जाना चाहती हो तो अपने घर जा सकती हो। लेकिन इधर जब साहिल कल्पना को लेकर के अपने घर गया था तो साहिल के घर के अगल बगल रहने वाले जो लोग थे तो न जाने किस किस तरह से बात कर रहे थे कि न जाने कहां से एक औरत भगा करके लाया है, इस तरह से कई तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों इधर कल्पना जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वो साहिल के साथ ही मुंबई में आ जाती है। लेकिन कल्पना की सच्चाई क्या है या तो कल्पना ही जाने या तो साहिल जाने या तो साहिल के माता पिता ही जाने, दूसरा कोई क्या जान सकता है। फिलहाल इधर कल्पना को अब नई जिंदगी मिल गई है। इधर कल्पना जब बुरी हालत में होती थी तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में हो जाती थी और फिर वो डिप्रेशन की गोलियां भी खाने लग गई थी। अब इधर कल्पना को भी लगने लगा कि वो धीरे धीरे अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, तो इधर साहिल जो था वो भी कल्पना के साथ ही रहता था। तो उन दोनों को अब धीरे धीरे एक दूसरे से दोस्ती होते होते दोनों को प्यार हो जाता है और फिर इस तरह से कल्पना को एक नई जिंदगी मिलती है और साहिल भी कल्पना के साथ रह करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में रिश्ते बनते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। साहिल जो था वो काफी गरीब परिवार से था। कल्पना का साथ होने के बाद साहिल का भी परिवार मजबूत हो जाता है। इधर कल्पना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, वो अपना बिजनेस व्यापार करने लगती है और धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2023 में कल्पना साहिल से कहती है कि साहिल अब हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए सन 2023 में वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब जो है 2 साल का समय इन दोनों का गुजर चुका है। दोनों को एक बेटी है। अपने परिवार के साथ काफ़ी मस्ती मजाक और एंजॉय करते हैं। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।